दोस्तों, सोचिए जरा, एक बच्ची जो 8 साल पहले अचानक गायब हो गई थी। पूरा परिवार उसे मरा हुआ मान चुका था। और फिर एक दिन वो वापस मिलती है, लेकिन इंसान बनकर नहीं, बल्कि एक जिंदा मम्मी बनकर। उसकी आंखों में मासूमियत नहीं, उसके शरीर पर पट्टियां हैं, उसकी सांसों में मौत है, और उसके अंदर कैद है एक ऐसा प्राचीन श्राप जो पूरे परिवार को खत्म कर सकता है। यही है इस डरावनी और रहस्यमयी कहानी की शुरुआत। फिल्म की शुरुआत इजिप्ट के आसवान शहर से होती है। एक परिवार कार में सफर करते हुए हंस रहा होता है। बच्चे मस्ती कर रहे होते हैं, लेकिन मां के चेहरे पर अजीब बेचैनी साफ दिख रही होती है, जैसे उसे किसी आने वाले खतरे का एहसास हो। घर पहुंचते ही माहौल अचानक बदल जाता है। उनका पालतू पक्षी मरा हुआ मिलता है। ये कोई साधारण मौत नहीं लगती। ऐसा लगता है जैसे घर में कोई अनदेखी बुरी शक्ति मौजूद हो। तभी पति पत्नी घर के नीचे बने पुराने सेलर में जाते हैं, और वहां उन्हें कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखकर किसी के भी होश उड़ जाएं। जमीन के नीचे एक काला पिरामिड नुमा ढांचा मौजूद था। उसके अंदर रखा था एक विशाल ब्लैक बेसाल्ट सैक्रोफेगस, यानी पत्थर का ताबूत। ये कोई साधारण ताबूत नहीं था। ऐसा लगता था जैसे सदियों पुरानी किसी बुरी चीज को इसके अंदर कैद किया गया हो। जब पुलिस और मशीनों की मदद से उस ताबूत को खोला जाता है, तो अंदर एक मम्मी दिखाई देती है। पहले तो सबको लगता है कि यह सिर्फ एक प्राचीन लाश है, लेकिन अगले ही पल उसकी उंगलियां हिलती हैं, और फिर अचानक कमरे की चेन हवा में उठती है और आदमी के चेहरे में घुसकर उसे हवा में लटका देती है। वो वही मर जाता है। यहीं से फिल्म साफ कर देती है कि ये सिर्फ मम्मी वाली कहानी नहीं, बल्कि एक शैतानी ताकत की कहानी है। इसके बाद कहानी काहिरा शिफ्ट होती है, जहां चार्ली कैनन नाम का टीवी इन्वेस्टिगेटर अपनी पत्नी लरिसा और बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा होता है। उनकी बेटी केटी बहुत प्यारी और मासूम बच्ची है, लेकिन उसे कुछ दिनों से कोई अनजान महिला चॉकलेट्स दे रही होती है। एक दिन केटी घर के बाहर खेल रही होती है, तभी वही रहस्यमयी औरत उससे मिलती है। वो खुद को मैजिशियन कहती है। उसके साथ उसकी बेटी लला का भी जिक्र आता है, जो केटी की दोस्त थी। वो औरत केटी को एक सेब देती है। जैसे ही केटी उसे पकड़ती है, उसके अंदर से एक कीड़ा निकलकर उसके मुंह में चला जाता है। केटी घबराने लगती है। उधर चार्ली को घर में ढेर सारे चॉकलेट रैपर्स मिलते हैं, और उसे शक होता है कि कोई अजनबी उसकी बेटी के करीब आ रहा है। वो तुरंत बाहर भागता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। रेगिस्तान में अचानक भयंकर तूफान उठता है, और उसी अफरातफरी में केटी गायब हो जाती है। पुलिस केस शुरू होता है, लेकिन पुलिस खुद चार्ली और उसकी पत्नी पर शक करती है। सिर्फ एक डिटेक्टिव डालिया को लगता है कि परिवार सच बोल रहा है, लेकिन समय बीतता जाता है और केटी कभी नहीं मिलती। फिर कहानी 8 साल आगे बढ़ती है। अब परिवार अमेरिका के न्यू मैक्सिको में रहता है। चार्ली और लरिसा अंदर से टूट चुके हैं। उनका बेटा सबस्टियन बड़ा हो चुका है, और एक छोटी बेटी मॉड भी है, लेकिन केटी की याद अब भी पूरे घर में जिंदा है। तभी अचानक रेगिस्तान में एक प्लेन क्रैश होता है। वहां एक पुराना सैक्रोफेगस मिलता है। आर्कियोलॉजिस्ट उसे खोलते हैं, और अंदर एक जिंदा बच्ची निकलती है। वो बच्ची कोई और नहीं, केटी थी, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं रही। उसका शरीर सूखा हुआ था, आंखें खाली थी। वो बोलती नहीं थी, बस घूरती रहती थी, जैसे उसके अंदर इंसानियत बची ही ना हो। चार्ली और लरिसा खुशी और डर के बीच फंस जाते हैं। उन्हें अपनी बेटी वापस मिल गई थी, लेकिन जो वापस आई थी वो शायद उनकी बेटी थी ही नहीं। घर आने के बाद अजीब घटनाएं शुरू हो जाती है। केटी अचानक अपनी दादी कार्मेन पर हमला कर देती है। रात में दीवारों के अंदर रेंगती है, जिंदा बिच्छू खा जाती है। उसका शरीर ऐसे मुड़ता है जैसे उसकी हड्डियां इंसानी ही ना हो। धीरे धीरे घर का हर सदस्य बदलने लगता है। मॉड अजीब व्यवहार करने लगती है। सबस्टियन गुस्सैल हो जाता है। घर में बदबू, कीड़े और अजीब आवाजें बढ़ने लगती हैं। चार्ली को पता चलता है कि केटी के शरीर पर जो स्किन निकल रही है, उसके अंदर प्राचीन मंत्र लिखे हुए हैं, जैसे उसकी त्वचा ही किसी जेल की दीवार हो। वो इन प्रतीकों को समझने के लिए प्रोफेसर बिक्सलर के पास जाता है, और यही फिल्म का सबसे खतरनाक सच सामने आता है। उन प्राचीन लिखावटों में एक नाम बार बार लिखा था, नेस्मरेनियन, एक ऐसा प्राचीन डेमन जिसे डिस्ट्रॉयर ऑफ फैमिली कहा जाता था। कहा जाता था
कि ये दानव परिवारों को अंदर से तोड़ देता है। पिता को बेटे के खिलाफ, मां को बच्चों के खिलाफ कर देता है। ये शरीर बदल सकता था और धीरे धीरे पूरे समाज को खत्म कर देता था। लेकिन हजारों साल पहले एक गुप्त कल्ट ने इसे रोकने का तरीका ढूंढ लिया। वे इस डेमन को मार नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने उसे इंसानी शरीरों में कैद करना शुरू किया। इसके लिए वे बच्चों को चुनते थे, क्योंकि बच्चे लंबे समय तक जिंदा रहते हैं। उन्हें जिंदा मम्मी बनाकर खास मंत्रों वाली पट्टियों में लपेट दिया जाता था, ताकि डेमन बाहर ना निकल सके। और यही सब केटी के साथ किया गया था। इसी बीच डिटेक्टिव डालिया इजिप्ट पहुंचती है और उसे मैजिशियन का घर मिल जाता है। वहां उसे एक वीडियो टेप मिलती है जिसमें पूरा रिचुअल रिकॉर्ड था। वीडियो में दिखता है कि पुराने होस्ट के मुंह से काला तरल निकलकर केटी के अंदर जाता है। उसी पल नेस्मरेनियन उसके शरीर में ट्रांसफर हो जाता है। यानी 8 साल पहले केटी का अपहरण इसलिए हुआ था ताकि उसे उस डेमन का नया कैदखाना बनाया जा सके। लेकिन प्लेन क्रैश होने की वजह से केटी दुनिया के बीच वापस आ गई और अब डेमन धीरे धीरे आजाद हो रहा था। जैसे जैसे केटी के शरीर से वो मंत्रों वाली त्वचा हटती गई, डेमन और ताकतवर होता गया। इसके बाद फिल्म पूरी तरह पागलपन में बदल जाती है। कार्मिन की मौत हो जाती है, लेकिन बाद में उसकी लाश वापस चलने लगती है। मॉड अपने दांत उखाड़ लेती है। सबस्टियन अपनी मां पर हमला करता है और केटी अब पूरी तरह शैतान बन चुकी थी। वो हवा में उड़ती है, लोगों को दीवारों पर फेंकती है और चार्ली से कहती है, अब मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूं। घर एक नरक बन चुका था। डालिया वीडियो में सुने गए मंत्र पढ़ना शुरू करती है। तभी चार्ली समझ जाता है कि सिर्फ एक तरीका बचा है, उसे खुद को बलिदान देना होगा। वो केटी को पकड़ लेता है और रिचुअल शुरू हो जाता है। अगले ही पल काला तरल केटी के मुंह से निकलकर चार्ली के अंदर चला जाता है। नेस्मरेनियन अब चार्ली के शरीर में कैद हो चुका था और जैसे ही डेमन बाहर निकलता है, केटी अचानक सामान्य हो जाती है। वो रोते हुए अपनी मां को पुकारती है। पहली बार असली केटी वापस लौटती है। अंत में चार्ली को फिर उसी तरह कैद कर दिया जाता है जैसे पहले बाकी होस्ट को किया जाता था। अब वो खुद जिंदा मम्मी बन चुका था ताकि उसकी बेटी बच सके। लेकिन फिल्म यही खत्म नहीं होती। आखिरी सीन में पता चलता है कि मैजिशियन अभी जिंदा है। लरिसा और डालिया उसे पकड़कर एक गुप्त जगह लाती है और फिर वे नेस्मरेनियन को चार्ली से निकालकर मैजिशियन के अंदर ट्रांसफर करने की तैयारी करती है। यानी जिस औरत ने इतने परिवार तबाह किए, अब वही खुद उस शैतान की जेल बनने वाली थी। और यही फिल्म खत्म हो जाती है। लेकिन दोस्तों, ये फिल्म सिर्फ हॉरर नहीं है। असल में ये कहानी दुख, खोने के डर और परिवार टूटने की पीड़ा के बारे में है। चार्ली और लरिसा अपनी बेटी को वापस चाहते थे, चाहे वो किसी भी हालत में क्यों ना मिले। लेकिन जब केटी लौटी तो उन्होंने समझा कि कभी कभी खोई हुई चीजें वापस तो आती है, मगर वैसी नहीं रहती जैसी पहले थी। फिल्म का असली डर भूत या डेमन नहीं, बल्कि ये एहसास है कि जिस इंसान से आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, वही एक दिन आपके लिए अजनबी बन जाए। नेस्मरेनियन भले ही काल्पनिक डेमन हो, लेकिन उसका मतलब बहुत असली है। वो परिवारों को तोड़ता है, रिश्तों को जहरीला बनाता है, लोगों को एक दूसरे के खिलाफ कर देता है। और यही वजह है कि फिल्म का हॉरर इतना अलग और यादगार लगता है, क्योंकि यहां डर अंधेरे से नहीं, अपने ही घर से लगता है।